हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर 7 है इनपुट इन जावा, इस चैप्टर के बारे में जानने जा रहे हैं कि जावा में हम जो इनपुट है वो किस तरह से प्रोग्राम के अंदर ले सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनपुट होता है उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आप सभी को पता है कि प्रोग्राम आपके डेटा को प्रोसेस करता है और डेटा जो होता है वो कोई भी वैल्यूज़ हो सकते हैं जो यूज़र ने एंटर किए हैं या प्रोग्राम ने किसी फाइल से रीड किए हैं। तो जब हम प्रोग्राम में कोई वैल्यूज़, चाहे वो किसी भी टाइप की वैल्यू है, उसको प्रोग्राम में स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोर करने के लिए हमें चाहिए वेरिएबल्स। तो आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हम पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। जैसे जावा में हमारे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उनकी हेल्प के साथ जो 8 टाइप के वेरिएबल्स हैं वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में उनमें हम वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। तो जब प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स में हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। चाहे आपने अपना रोल नंबर एंटर किया है, आपने अपना नेम एंटर किया है या आपने अपने मार्क्स वगैरह एंटर किए हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो सारे इनपुट हैं। तो बेस्ड ऑन these inputs the program will do the processing, and after processing the data which is stored in the variables, your program will show you the output. तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो इनपुट है वो हम जावा में किस तरह से वेरिएबल्स में वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो ट्रेडिशनल वे है, ठीक है, जो हम पहले यूज़ किया करते थे जावा के अंदर कि आप प्रोग्राम में इनपुट कैसे करते हो। तो यहाँ पे एक जो पैकेज है वो दिया गया है जिसका नेम है java.io पैकेज। IO पैकेज का मतलब है इनपुट आउटपुट पैकेज। तो ये पैकेज यूज़ किया जाता है इनपुट एंड आउटपुट के लिए। तो प्रोग्राम में कुछ भी आपने इनपुट करवाना है या आउटपुट करवाना है तो वहाँ पे ये जो java.io पैकेज है उसे यूज़ किया जाता है। बट इस पैकेज की जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसकी हेल्प के साथ जो प्रोग्राम्स आप बनाओगे वो लेंथी बनेंगे और प्रोग्राम्स को बनाने के लिए आपको जो इसकी अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप java.io के साथ इनपुट आउटपुट यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स में। देन नेक्स्ट हमें 4 वेज दिए गए हैं जिनकी हेल्प के साथ आप इनपुट करवा सकते हो वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वे है वो है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसके साथ साथ उसको वैल्यू प्रोग्राम के अंदर ही असाइन करवा सकते हो। और वैल्यू असाइन करवाने के लिए आपने जो है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है। और जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी हेल्प के साथ आप वेरिएबल की डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यूज असाइन करवा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल a डिक्लेयर किया गया है। a की डेटा टाइप इंटीजर है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ देयर एंड देन वैल्यू जो कि एक इंटीजर वैल्यू ही है वो 65 यहाँ पे दी गई है। देन सेमीकोलन इज़ देयर। तो ये जो असाइनमेंट है ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू है। सेकंड वे जो है वो है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के थ्रू। ये जो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हैं
वो ये वही आर्गुमेंट्स हैं जो आप मेन मेथड में यूज़ करते हो। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने मेन मेथड की जो लाइन है वो लिखी हुई है, जिसमें हम लिखते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड विद इन द पैरेंथेसिस हम लिखते थे स्ट्रिंग ARGS एंड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जो पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं ये स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट्स हैं, और जो भी आर्गुमेंट आप मेन मेथड को प्रोग्राम के अंदर मेंशन करते हो वो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते हैं। तो हम प्रोग्राम को डेटा जो है वो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के थ्रू भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं। थर्ड वे है कि आप जब वैल्यूज़ हैं, जब आप कोई मेथड बना रहे हो प्रोग्राम के अंदर, तो जो वैल्यू है हम एज ए पैरामीटर या फंक्शन आर्गुमेंट्स के थ्रू भी पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेथड बनाया गया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, तो ऐड मेथड का नेम है, इसी तरह से कोई भी मेथड हो सकता है। और मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स दिए हैं, इंटीजर A कॉमा इंटीजर B। इसका मीनिंग है कि ये मेथड को भी जब आप कॉल करोगे, ठीक है, चाहे आप मेन मेथड के थ्रू कॉल करो या आप ब्लू जे के थ्रू कॉल करो, तो वहाँ पे आप इस मेथड को दो वैल्यूज़ जो है इंटीजर टाइप के पास कर सकते हो। फोर्थ वे है हमारे पास इनपुट स्ट्रीम के थ्रू आप डाटा इनपुट करवा सकते हो, इनपुट स्ट्रीम्स। तो इनपुट स्ट्रीम्स इनपुट के लिए होते हैं। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम एक पाथ है, एक चैनल है जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम किसी फाइल से या कीबोर्ड वगैरह से डेटा स्कैन करता है या रीड करता है, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो स्ट्रीम के थ्रू ही जो कैरेक्टर्स हैं या जो डेटा है या जो बिट्स वगैरह हैं वो फ्लो करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब मान लो आपका जो सोर्स है जहाँ से आप डेटा इनपुट करवा रहे हो वो कीबोर्ड है, ठीक है, और डेटा टाइप करने के बाद जा रहा है आपके प्रोग्राम में। तो यहाँ पे जो आपका सोर्स है वो कीबोर्ड है और जो आपका डेस्टिनेशन है वो आपका प्रोग्राम है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए स्ट्रीम, ठीक है। तो स्ट्रीम एक चैनल है, ठीक है, जो दोनों को कनेक्ट करता है और बाद में उसके थ्रू जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है। अगर प्रोग्राम किसी स्ट्रीम के थ्रू डेटा रीड कर रहा है तो वो इनपुट स्ट्रीम होता है, और अगर आपका प्रोग्राम किसी स्ट्रीम के थ्रू डेटा राइट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वे दिया गया है। यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास है जावा में, जैसे आपने पहले पढ़ा है java.io पैकेज है। तो IO पैकेज में ये क्लास है इनपुट स्ट्रीम रीडर, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ऑब्जेक्ट नेम इज़ ISR। आप कोई भी नेम यहाँ पे रख सकते हैं, बट क्लास नेम इनपुट स्ट्रीम रीडर ही आएगा। देन असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद न्यू कीवर्ड लगा है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। न्यू के बाद इनपुट स्ट्रीम रीडर फिर से ये क्लास नेम है, और आर्गुमेंट में सिस्टम डॉट इन लिखा हुआ है। सिस्टम डॉट इन का मतलब है सिस्टम डॉट इनपुट स्ट्रीम। तो ये डायरेक्टली जो आपकी कीबोर्ड कंसोल है उसके साथ कनेक्ट करेगा। और देन आगे एक और ऑब्जेक्ट बनाया गया है जो कि बफर्ड रीडर क्लास का है। तो बफर रीडर क्लास भी java.io पैकेज में है। इस ऑब्जेक्ट का नेम है BR, आप कोई भी नेम रख सकते हो। असाइनमेंट में के बाद न्यू कीवर्ड है और बफर रीडर अगेन क्लास नेम है। और इसमें जो आर्गुमेंट है वो इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो आपने प्रीवियस लाइन में बनाया है अभी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हम बफर रीडर को पास कर देंगे। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर, ठीक है, ये दो क्लासेस आपको चाहिए डाटा इनपुट करने के लिए प्रोग्राम में। बट साथ साथ मैं ये बता दूं कि ये ट्रेडिशनल वे है जैसे हम पहले किया करते थे, ठीक है, क्योंकि आजकल हमारे पास जावा में जो
न्यू क्लास है, न्यू मैकेनिज्म है स्कैनर क्लास, उसके थ्रू आप इजीली डाटा इनपुट करवा सकते हो। तो ये ट्रेडिशनल वे है, पर फिर भी इसको समझना ज़रूरी है। तो ट्रेडिशनल वे में हम यही यूज़ करते थे, java.io पैकेज यूज़ करते थे, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, देन बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, और जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बफर रीडर में इनपुट करवाते थे। अब ये जो बफर रीडर है उसके ऑब्जेक्ट के साथ हम एक मेथड यूज़ करते थे, रीड लाइन मेथड। ठीक है, बस यही एक मेथड है जो आपका यूज़ होता है, br.readLine। तो ये एक लाइन जो है उसको रीड करेगा कंसोल से या कीबोर्ड से। बट इस क्लास का लिमिटेशन क्या था कि इसमें जो भी डाटा आप रीड करते हो बफर रीडर के साथ वो एज ए स्ट्रिंग ही रीड होता है, एज ए टेक्स्ट ही रीड होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इंटीजर नहीं रीड कर सकते, डायरेक्टली आप डबल वैल्यू नहीं रीड कर सकते, जस्ट आप जो भी रीड करोगे वो एज ए स्ट्रिंग ही रीड होगा। बाद में आप उसको कन्वर्ट जरूर कर सकते हो किसी भी टाइप में, तो यहाँ पे यही यूज़ किया गया है। जैसे इंटीजर टाइप वेरिएबल है a, तो हमें जो वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो इंटीजर टाइप चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे br.readLine जो है वो टेक्स्ट रीड करेगा और उसको एज ए पैरामीटर पास किया गया है इंटीजर जो रैपर क्लास है, और उसमें एक मेथड है .parseInt। तो parseInt जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मेथड था ट्रेडिशनल। ठीक है, तो उसमें आपको क्लियर ही है कि ये थोड़ा लॉन्ग है मेथड। ठीक है, वैल्यूज़ रीड करने के लिए, और इसमें आपको जो हर ऑब्जेक्ट का, हर मेथड का कन्वर्शन वगैरह का, या जो रन टाइम एरर्स है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हमारे पास है सेकंड वे, अनदर मेथड टू एंटर डेटा इजीली यूजिंग स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास जो है वो न्यू क्लास है, जावा 5.0 जो वर्जन है उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसकी हेल्प के साथ आप इजीली कीबोर्ड के साथ सभी जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनको डायरेक्टली रीड कर सकते हो। स्कैनर क्लास जो है वो java.io पैकेज में नहीं आती। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। स्कैनर क्लास जो है वो java.util पैकेज का पार्ट है। ठीक है, util मीन्स यूटिलिटी, तो ये एक यूटिलिटी पैकेज है जावा में। तो इस पैकेज में स्कैनर क्लास इंट्रोड्यूस की गई है। तो अगर आपने अपने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास यूज़ करनी है तो आपको सबसे पहले ये जो पैकेज है import java.util ऐड करना पड़ेगा। देन हमारे पास यहाँ पे मेथड जो है उन्होंने समझाया है एक डायग्राम के थ्रू कि आप कैसे इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करते हो। तो सबसे पहले जो इनपुट सोर्स है वो आपका कीबोर्ड हो सकता है या फाइल हो सकता है जिसमें से आपने डाटा रीड करना है। जो चैनल इसको रीड करेगा उसको हम इनपुट स्ट्रीम बोलेंगे। इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, रीड करेगा। रीड करने के बाद डाटा कहाँ जाएगा, प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम आगे जो है उस डेटे को प्रोसेस करेगा और प्रोग्राम बाद में वो डाटा आपको राइट करके दिखाएगा आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प के साथ। और आउटपुट स्ट्रीम क्या हो सकता है, आउटपुट स्ट्रीम कैन बी योर मॉनिटर और फाइल। तो मॉनिटर पे अगर डाटा शो हो रहा है तो वो आउटपुट स्ट्रीम है, अगर फाइल में डाटा राइट हो रहा है तो वो भी आउटपुट स्ट्रीम है। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट इन जावा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक सिंटैक्स दिया गया है जो आपने पहले ही देखा हुआ है कि जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो उसमें आपको एक डेटा टाइप चाहिए और वेरिएबल का नेम चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटीजर ए कॉमा फ्लोट बी एक्सेट्रा यहाँ पे दिया गया है। तो जिस भी डेटा टाइप का वेरिएबल आपको चाहिए वो डेटा टाइप आपको पता होनी चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, और इन वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है मेमोरी में एलोकेट किया जाता है, साइज़। जैसे आपको पता है कि जो इंटीजर वेरिएबल है उसका साइज़ 4 बाइट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 4 बाइट रिजर्व किए जाएंगे एक इंटीजर वेरिएबल के लिए।
और अगर मान लो कोई वेरिएबल करैक्टर है तो उसके लिए 2 बाइट रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है। तो हर डेटा टाइप का अपना अपना यहाँ साइज़ है। तो साइज़ का टेबल आपने पहले प्रीवियस चैप्टर में देखा हुआ है कि हर वेरिएबल को कितनी कितनी स्पेस चाहिए। देन वी हैव द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे हमें जो इनपुट है, इनपुट करवाने के जो 2 टेक्निक्स दिए गए हैं। पहला जो है इनपुट थ्रू इनिशियलाइजेशन है और दूसरा जो है इनपुट थ्रू पैरामीटर्स है। तो पहले हम बात करते हैं इनपुट इनिशियलाइजेशन वाले की। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पे आपने जो असाइनमेंट ऑपरेटर वगैरह यूज़ किया है वेरिएबल के साथ, और असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जो वैल्यू है वो वेरिएबल में आपने स्टोर की है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सम क्लास दी गई है, मेन मेथड दिया है, यहाँ पे इंटीजर ए के साथ असाइन किया गया है 5 को और बी के साथ असाइन किया गया है 6 को, और जो सम वेरिएबल है उसको भी असाइन किया गया है एक एक्सप्रेशन के साथ, और एक्सप्रेशन है a प्लस बी। ये क्या करेगी कि a और b को ऐड करेगी और जो भी वैल्यू, जो भी रिज़ल्ट बनेगा उसको सम में स्टोर कर देगी। तो इस प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको प्रोग्राम के अंदर ही इनिशियलाइज़ किया गया है, और ये सारी इनिशियलाइजेशन जो हैं वो आपके प्रोग्राम के अंदर ही हो रही हैं, ठीक है। ए को 5 वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, बी को 6 हो जाएगी, और जो सम है उसको वैल्यू इनिशियलाइज होगी रन टाइम पे, ठीक है। क्योंकि जो कैलकुलेशन है एडिशन दोनों का होगा फिर ही सम इनिशियलाइज होगा। अब एडिशन कब होगा? जब प्रोग्राम रन करेगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो इनिशियलाइजेशन सम वेरिएबल को हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो इनिशियलाइजेशन होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और एक होती है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो कंपाइल टाइम पे आपने करवा दी है। इसका मतलब है कि वेरिएबल को जो भी वैल्यू आपने डायरेक्टली दे दी है, दैट इज़ दी स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। दूसरा जो इनिशियलाइजेशन होता है वो रन टाइम पे होता है, ठीक है। रन टाइम पे होती है एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। कि पहले कोई एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, उसका रिजल्ट वेरिएबल को आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है सम इक्वल a प्लस बी। तो ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन है, जिसको आप डायनामिक इनिशियलाइजेशन बोलते हो। या जो इनिशियलाइजेशन आप स्कैनर क्लास के थ्रू करवाते हो, ठीक है, कि यूज़र वैल्यू एंटर करेगा कीबोर्ड से, फिर वो वेरिएबल में स्टोर होगी, तो वो भी डायनामिक इनिशियलाइजेशन होगी। तो ये 2 तरह के इनिशियलाइजेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट यूजिंग पैरामीटर्स। अब ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जब आप प्रोग्राम के अंदर कोई भी मेथड बनाते हो, ठीक है, और वो जो मेथड है उसको आप कॉल करते हो, फिर वो मेथड चलेगा। अब मेथड को जो वैल्यू आप पास कर रहे हो, ठीक है, उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। तो अगर आपने वैल्यू एज ए पैरामीटर पास की है तो वो है इनपुट यूजिंग पैरामीटर्स। तो यहाँ पे 2 आपके एग्जांपल्स दिए हैं, एक है स्कैनर क्लास के थ्रू और एक है मेथड कॉल के थ्रू। तो स्कैनर क्लास का भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले यहाँ पे जो मेथड कॉल है उसको यहाँ पे एग्जांपल में क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर कन्वर्जन क्लास है जिसके अंदर एक मेथड ऐड किया गया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड कन्वर्ट। तो कन्वर्ट एक मेथड है जो टेम्परेचर क्लास में है। अब कन्वर्ट मेथड के साथ एक पैरामीटर यूज़ किया गया है इंटीजर f। तो ये एक पैरामीटर है। इस मेथड की वर्किंग क्या है कि इसमें डबल टाइप c वेरिएबल एक गिवन है। तो c जो है आपका सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जो कैलकुलेट होगा। f आपका वो टेम्परेचर है जो आपने इस मेथड को एज ए पैरामीटर पास किया होगा। उसमें से 32 माइनस करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.556 के साथ। तो ये जो टेम्परेचर है आपका सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस के जो टेम्परेचर आप इस मेथड को एज ए पैरामीटर पास करोगे इंटीजर f के थ्रू, वो आपका जो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा, और ये मेथड जो है उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देगा।
और बाद में दोनों को प्रिंट कर देगा, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को भी और सेंटीग्रेड जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसको भी प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट जो है हम स्कैनर क्लास के बारे में जानेंगे, बट स्कैनर क्लास करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पैकेजेस हैं वो क्या होते हैं। तो पैकेज जो है वो एक ग्रुप है क्लासेस का, ठीक है। जावा में जब बहुत सारे क्लासेस एक ही फोल्डर के अंदर सेव कर दिए जाते हैं तो उसको हम पैकेज बोलते हैं। सो ऑल द रिलेटेड क्लास दे आर ग्रुप्ड अंडर वन नेम, इट इज़ कॉल्ड ए पैकेज। तो जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट पैकेज हैं जावा में, तो स्कैनर क्लास के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको जो एक पैकेज है java.lang पैकेज चाहिए, तो ये पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। इंपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे import java.util.star देन सेमीकोलन। तो ये लाइन आप लिख सकते हो किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए। अगर स्कैनर क्लास यूज़ करनी है तो java.util.star आप लगा सकते हो। अब स्टार का मतलब ये है कि जितने भी क्लासेस हैं वो सारे ही आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगे। स्टार अगर आप एस्टेरिक्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, बट अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर क्लास ही चाहिए पैकेज में से तो आप फिर ये लाइन लिख सकते हो import java.util डॉट, यहाँ पे अब आप एस्टेरिक्स साइन यूज़ नहीं करोगे, डॉट के बाद जो है वो आप पर्टिकुलर क्लास का नेम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है स्कैनर, तो इसका मतलब है कि अब ये अकेली क्लास ही इंपोर्ट होगी आपके प्रोग्राम में। और इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिना इंपोर्ट किए आप जो इनबिल्ट क्लासेस हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। और जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो आपके प्रोग्राम में सबसे पहली लाइन होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी पैकेज यूज़ करना है तो वो फर्स्ट लाइन आपका यही होना चाहिए, इंपोर्ट जावा डॉट पैकेज नेम एंड डॉट क्लास नेम। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन मस्ट बी द इंपोर्ट लाइन। देन पैकेजेस को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बेनिफिट है वो ये दिया है कि कस्टम पैकेजेस कैन बी क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कि आप कोई भी कस्टम पैकेज अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें आप अपनी क्लासेस का एक सेपरेट ग्रुप बना सको, वो क्रिएट कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट है इट कैन बी हेल्पफुल टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस दैट एन इंडिविजुअल यूजेस। इट हेल्प द प्रोग्रामर टू डिटरमाइन द रिलेटेड क्लासेस ईजिली। ये भी फर्स्ट पॉइंट के साथ ही मैच करता है कि जो अलग अलग क्लासेस हैं उनको आप अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर कर सकते हो, जिसको आप पैकेज बोलते हो। थर्ड है इट इज़ ईजियर टू प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल वाइल यूजिंग पैकेज। हाँ, अगर पैकेज यूज़ करोगे तो जो क्लासेस है और जो आपके वेरिएबल्स हैं वो सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो अदर पैकेजेस से एक्सेस करेगा तो वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए भी आपने मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं कि पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं वो सिक्योर रहें। देन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पैकेजेस। दो तरह के पैकेजेस होते हैं, ठीक है। एक है बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब है जो जावा लैंग्वेज में पहले से बने हुए हैं, और दूसरा है यूज़र डिफाइन, मीन्स के वो पैकेज जो किसी प्रोग्रामर ने बनाए हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये दो तरह के पैकेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट है बिल्ट इन पैकेज, यहाँ पे दिए गए हैं जैसे java.lang है, ये लैंग्वेज पैकेज है, और ये डिफ़ॉल्ट पैकेज भी है जावा में। ये पैकेज अपने आप ही सभी प्रोग्राम में, ठीक है, ऐड हो जाएगा और इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम आप बनाते हो, जैसे सिस्टम क्लास आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी क्लासेस हैं वो लैंग से ही यूज़ हो रही हैं। देन है यूटिल पैकेज, ये यूटिलिटी पैकेज है, इसमें जो डेट है, कैलेंडर, डिक्शनरी, ठीक है, एरे हैं, स्ट्रिंग है, एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, रैंडम क्लास है, तो ये सारे क्लासेस जो हैं यूटिल पैकेज में आते हैं। नेक्स्ट है java.awt ऑट पैकेज। ये जो पैकेज है इसको हम बोलते हैं जावा एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट पैकेज।
तो इस पैकेज की हेल्प के साथ जो ग्राफिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे गेम्स वगैरह हैं या कोई फॉर्म बेस्ड विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, वो बनाए जाते हैं। देन java.io, ये इनपुट आउटपुट के लिए है। java.net, ये नेटवर्किंग के लिए है, मींस कि जिसमें आपने एक कोई कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस बनाने हों तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। देन है java.applet, ये यूज़ किया जाता है एप्लेट्स बनाने के लिए। और एप्लेट आपको पता है कि जो स्मॉल एप्लीकेशंस हैं उनको बोलते हैं, और एप्लेट्स जो है वो वेब ब्राउज़र में या वेब पेज में आप एम्बेड कर सकते हो, और वेब पेज में वो आपकी जो जावा के प्रोग्राम की आउटपुट है वहाँ पे शो करेंगे, जिसको आप एप्लेट बोलते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले java.lang पैकेज, लैंग्वेज पैकेज को डिफ़ाइन किया है। ये आपका डिफ़ॉल्ट पैकेज है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे लैंग पैकेज के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है जो कि पेरेंट क्लास होती है सभी क्लासेस की जावा में। देन हमारे पास इसी पैकेज में जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास है, और जो करैक्टर क्लास है जो कि बेस्ड होती है स्ट्रिंग के ऊपर ही, और जो सिस्टम क्लास है जिसमें system.in और system.out, वो सभी जो java.lang पैकेज से ही आप यूज़ कर रहे हो एक प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे सारे जो क्लासेस हैं, ये जितने भी रैपर क्लासेस हैं, जैसे बूलियन है, करैक्टर है, ठीक है, क्लास है, क्लास लोडर है, कंपाइलर है, मैथ क्लास है, नंबर क्लास है, जो मेन क्लासेस हैं वो हमारे यहाँ पे यही हैं। और स्ट्रिंग क्लास यहाँ पे दी गई है, सिस्टम क्लास है। तो ये सारे क्लासेस जो हैं, इसमें कुछ क्लासेस हैं, कुछ इंटरफेसेस हैं, वो सारे java.lang पैकेज से आप यूज़ करते हो। इसी तरह से जो करैक्टर क्लास है, जैसे इसमें आपके करैक्टर फंक्शन होते हैं, ठीक है, कन्वर्जन फंक्शन होते हैं, टेस्टिंग फंक्शन होते हैं, मैथ क्लास है, मैथ क्लास के फंक्शंस हैं। रैपर क्लासेस में आ जाएंगी, स्ट्रिंग क्लास आ जाएगी, स्ट्रिंग बफर क्लासेस में आ जाएगी, एक्सेप्शन क्लास है जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, एक्सेप्शंस होते हैं रन टाइम एरर, तो रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए भी आप ये सारा जो है मैकेनिज़्म java.lang से ही यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे मैथ क्लास है, उसका सिंटेक्स दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया गया है math.sqrt, तो ये जो फंक्शन है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। x इज़ द नेम ऑफ आर्गूमेंट, जो डबल टाइप का आर्गूमेंट हो सकता है, तो ये आपको स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। इसी तरह से यहाँ पे एक क्लास डेट क्लास यूज़ की गई है, तो जो डेट क्लास है वो डेट शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसमें डे मंथ ईयर के पैटर्न में आप डेट जो है वो शो कर सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम भी दिया गया है डेट क्लास के साथ। तो इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम java.util पैकेज है वो इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि डेट क्लास जो है इस पैकेज में आती है java.util में, तो ये सबसे पहले इंपोर्ट किया है। देन पब्लिक क्लास आप कोई भी नेम रख सकते हो, तो यहाँ पे इन्होंने ये जो नेम यूज़ किया है, डेट यूज़ किया है, मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपनी क्लास का नेम क्वेश्चन और नेम जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, या आपने अगर यही नेम यूज़ करना है तो ये एक इनबिल्ट क्लास हो जाएगी, क्योंकि डेट इज़ द इनबिल्ट क्लास। तो मेन मेथड है, हम डेट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एक डेट क्लास का, डेट डी इज़ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड एंड डेट। तो ये सिस्टम डेट का ऑब्जेक्ट बनेगा, मीन्स कि आपके कंप्यूटर में जो भी डेट है ये उसको रीड करेगा। और देन अगर आप डी को प्रिंट करोगे तो ये आपकी जो सिस्टम डेट है वो शो कर देगा, और इसमें जो आउटपुट है आपकी इस तरह से शो होगी। तो यहाँ पे जैसे करंट डेट इज़ सैटरडे जुलाई 12/13:17:14 IST 2014, तो ये आपको शो करेगा प्रॉपर। तो यहाँ पे डे भी आ रहा है, मंथ भी आ रहा है, ठीक है, देन मंथ नेम आ रहा है, ठीक है, देन आपका जो है पूरा जो टाइम है वो भी शो होगा।
13 17, तो ये 24 आवर पैटर्न के अकॉर्डिंग टाइम भी शो करेगा। IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ईयर आपका है 2014। तो ये सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो जो डेट आपके कंप्यूटर में सेट है ये वही शो करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में आज की डेट सेट है 2020 की, तो ये वो शो करेगा इसकी जगह पे। ऐसे ही हमारे पास कैलेंडर क्लास है, ठीक है। तो कैलेंडर क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और उसकी हेल्प के साथ आप जो है कैलेंडर में से जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो रीड कर सकते हो। तो इसके लिए भी हमें यूटिल पैकेज चाहिए। कैलेंडर क्लास यहाँ पे बनाई गई है, तो एक मेथड यहाँ पे ऐड किया गया है, टेस्ट मेथड, या आप मेन मेथड के थ्रू भी इसको कर सकते हो। कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया गया है, ये आप देख सकते हो। कैलेंडर, C इज़ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर, कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। तो गेट इंस्टेंस मेथड एक इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट लोड करेगा कैलेंडर क्लास से, और उसको कॉपी करेगा C में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कॉपी हो रहे हैं, तो C गेट इंस्टेंस के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन टूडेज प्लस C इज़ द कैलेंडर क्लास ऑब्जेक्ट डॉट गेट, गेट इज़ द मेथड, इनबिल्ट मेथड है। गेट क्या करेगा, कैलेंडर डॉट डेट। तो कैलेंडर डॉट डेट का मतलब है ये उसमें से जस्ट जो डेट है वो रीड करेगा, ठीक है। तो डेट में ये जो आपका जो है जस्ट जो डे है, ठीक है, उसको रीड करेगा। अगर आप डेट लिखोगे, डे कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, तो ये 1 से लेके 31 तक कोई भी डे आपका आ सकता है। देन यहाँ पे स्लैश प्रिंट किया गया है, स्लैश के बाद अगेन यहाँ पे लिखा गया है C डॉट गेट कैलेंडर डॉट मंथ, तो ये मंथ रीड करेगा। तो मंथ आपका 1 से लेके 12 तक जो भी मंथ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। देन लिखा गया है C के साथ कैलेंडर डॉट ईयर, तो ये आपका यहाँ पे जो ईयर है वो शो कर देगा कौन सा ईयर है आपका। तो अगर आपने अलग अलग वैल्यूज़ रीड करने हैं, ठीक है, डे अलग रीड करना है, मंथ अलग रीड करना है, ईयर अलग रीड करना है, तो फिर आप कैलेंडर क्लास यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने वैसे ही सिस्टम डेट प्रिंट करनी है तो फिर आप सिंपली जो डेट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो यूज़ कर सकती हो। देन हमारे पास आ जाता है यूज़र डिफाइंड पैकेज। तो यूज़र डिफाइंड पैकेज ये वो पैकेज है जो यूज़र ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो अगर आप भी अपना प्रोग्राम में या ब्लूजे में पैकेज बनाना चाहते हो और अपनी क्लासेस को उस पैकेज में बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में, और जो फर्स्ट लाइन होगी वो होगी पैकेज कीवर्ड के साथ स्टार्ट, पैकेज और पैकेज का नेम। जैसे यहाँ पे लिखा है पैकेज कैलकुलेट, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है उसमें जो आप क्लास बनाने जा रहे हो वो इस पैकेज के अंदर बनेगी जिसका नेम कैलकुलेट है। तो ऐटोमेटिकली आपके प्रोग्राम में एक फ़ोल्डर बन जाएगा ब्लूजे में कैलकुलेट नेम का। अगर आप उस फोल्डर को खोलोगे तो उसके अंदर ये जो क्लास है जो आप बनाने जा रहे हैं ये बनेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, डायरेक्टली मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे गिवन है पैकेज, पैकेज का नेम है पैक, तो पैक नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। और देन पैकेज के साथ ही आपका जो क्लास स्टार्ट हो गया है पब्लिक क्लास फन। तो अभी आपने ये ध्यान देना कि जो फन क्लास है वो पैक के अंदर है, ठीक है। अभी फन में हमारे पास मेथड्स हैं, एक स्क्वायर मेथड है और एक क्यूब मेथड है, और ये फन क्लास के अंदर है, और जो फन क्लास है वो पैक के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम जब आप कंपाइल करोगे तो आपका पैकेज ये रेडी हो जाएगा। अभी इस पैकेज को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। मान लो आपने एक सेपरेट क्लास बनाई है, आप किसी और प्रोग्राम में जो फन क्लास है उसको यूज़ करना चाहते हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट पैकेज का नेम जो पैक है डॉट फन, तो फन इज़ द नेम ऑफ क्लास। देन अगर आपको कोई और क्लास इंपोर्ट करनी है
तो आप वो भी कर सकते हो। देन आप अपनी क्लास का जो नेम है वो रखोगे और फिर मेन मेथड यूज़ करोगे। और मेन मेथड में जो आपका है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है फन क्लास ऑब्जेक्ट, फन OB1 असाइनमेंट न्यू फन, तो ये ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। और इस ऑब्जेक्ट के साथ जो है OB1 के साथ या तो स्क्वायर मेथड या फिर क्यूब मेथड को कॉल कर सकते हो। वैल्यू आप डायरेक्टली कोई भी दे सकती हो। तो जैसे इस प्रोग्राम में बफर रीडर या इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज़ किया गया है, तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जस्ट एक तो फन क्लास इंपोर्ट करनी है, देन आपने फन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट बना के एक स्क्वायर मेथड को कॉल करनी है और क्यूब मेथड को कॉल करनी है। और वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी दे सकती हो। और ये आपका जो स्क्वायर है या क्यूब जो है वो आपको रिटर्न करेगा। अभी आपने ये ध्यान देना है कि फ़न क्लास इस प्रोग्राम में नहीं बनी, ठीक है। ना तो इस क्लास में स्क्वायर मेथड है, ना ही क्यूब मेथड है, जो हम ये कैलकुलेट क्लास यूज़ कर रहे हैं। फिर भी ये प्रोग्राम स्क्वायर भी आपका कैलकुलेट करेगा और क्यूब भी कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ये जो दोनों मेथड हैं वो फ़न क्लास से आ रहे हैं और फ़न क्लास हम कैलकुलेट क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब फ़न क्लास कहाँ से आई है? क्योंकि हमने यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट किया है pack.fun। और अगर आप ये लाइन कट कर दोगे यहाँ से import pack.fun, फिर ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर फन क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा और ना ही आप इन मेथड को यूज़ करोगे। तो ये जो पैकेज है ये यूज़र डिफाइंड पैकेज है। पैकेज बनाने के लिए, ठीक है, पैकेज कीवर्ड लगेगा और पैकेज को यूज़ करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड लगेगा। तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। नेक्स्ट जो है वो स्कैनर क्लास है, ठीक है। स्कैनर क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये जो हमारे पास है system.io स्ट्रीम्स दिए गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जावा में 3 स्ट्रीम है, जिसमें system.in है इनपुट के लिए, system.out है आउटपुट स्ट्रीम के लिए, जिसमें मॉनिटर वगैरह पे आप आउटपुट शो करते हो। और एक पैकेज होता है system.err एरर स्ट्रीम, मीन्स के जब प्रोग्राम में कोई रन टाइम एरर आता है तो वहाँ पे जो एरर की डिटेल्स वगैरह है प्रोग्राम आपको शो करेगा कि किस लाइन में एरर है, कहाँ पे एरर है और किस टाइप की एरर है, वो system.err के थ्रू शो करेगा। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज़ करने के लिए आपको जावा का जो 5 वर्जन है वो चाहिए मिनिमम, उसमें ये अवेलेबल है। अब सबसे पहले स्कैनर क्लास को कैसे यूज़ करना है, हमें एक पैकेज चाहिए। कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है? यूटिल, वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए आपने यूटिल पैकेज ऐड करना है। देन आपने प्रोग्राम के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है स्कैनर क्लास का, जिसमें लिखना है स्कैनर, एस कैपिटल है, स्कैनर ऑब्जेक्ट का नेम जैसे SC लिखा हुआ है, असाइनमेंट प्रिंटर, न्यू कीवर्ड, बट न्यू कीवर्ड में N कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है NEW सारा स्मॉल में आना चाहिए, यहाँ पे N कैपिटल लिखा है बट N कैपिटल नहीं आना। फिर से आएगा स्कैनर system.in, तो सिस्टम का भी S कैपिटल आएगा और स्कैनर का भी S कैपिटल आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्कैनर क्लास का। अब स्कैनर क्लास में कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, जैसे नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट डबल मेथड है, नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट शॉर्ट है, नेक्स्ट फ्लोट आएगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन मेथड आएगा। तो इस तरह के डायरेक्ट आपको मेथड मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प के साथ आप डायरेक्टली जो वैल्यूज़ रीड कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। जैसे यहाँ पे लिखा है स्कैनर क्लास रीडर उसका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट लाइन मेथड लगाया है। तो नेक्स्ट लाइन यूज़ होता है स्ट्रिंग रीड करने के लिए। जैसे इंटीजर रीड करना है तो आप नेक्स्ट इंट यूज़ कर सकते हो, अगर डबल रीड करना है तो आप नेक्स्ट डबल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग एरर्स। एरर्स होते हैं जो प्रोग्राम में कहीं भी आ सकते हैं, जब आप प्रोग्राम बना रहे हो तब भी आ सकते हैं, या जब आप प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हो कंपाइल टाइम भी आ सकते हैं,
या हो सकता है कि जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा हो तो उस टाइम पे भी कुछ एरर्स आ सकते हैं जिसको आप रन टाइम एरर बोलते हो। तो एरर एक मिस्टेक होती है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम में कोडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या अदर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एरर्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के एरर्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है, कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर वो एरर है जो आपका कंपाइलर कैच करता है, ठीक है। मान लो प्रोग्राम में कोई कोडिंग आपसे लाइन गलत लिखी गई है, ठीक है, कोई सिंबल आपने नहीं डाला या कोई कीवर्ड गलत लिख दिया है, ठीक है, तो वो सारे एरर्स कंपाइलर आपका कैच करेगा और आपको बताएगा कि इस लाइन में जो सिंटैक्स है वो रॉन्ग है। तो जो सिंटैक्स एरर होते हैं बेसिकली वही कंपाइल टाइम एरर्स होते हैं। देन हमारे पास है रन टाइम एरर। अभी ये जो रन टाइम एरर है इनको कंपाइलर कैच नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर का काम है सिंटैक्स को चेक करना, ठीक है। हो सकता है कि प्रोग्राम का सिंटैक्स और सारा कुछ ठीक हो, बट फिर भी जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो वहाँ पे कोई एरर्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको कंपाइलर कैच नहीं करेगा। तो इस तरह के जो एरर्स हैं जो तब आते हैं जब प्रोग्राम रन हो रहा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, उनको हम रन टाइम एरर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आगे कैटेगरीज दी गई हैं एरर्स की, टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्राम। तो एरर आप जानते हो कि प्रोग्राम के कोडिंग में जो बग है, जो एरर है, मिस्टेक है, उसको हम एरर बोलेंगे। अब एरर को ठीक कैसे करना है, करेक्ट कैसे करना है, डिटेक्ट कैसे करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिबगिंग। तो डिबगिंग का मतलब है बग को करेक्ट करना। तो यहाँ पे डिफरेंट एरर्स जो हैं वो सिंटैक्स एरर दिए गए हैं। सिंटैक्स एरर मीन्स सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम है जो आप कोडिंग कर रहे हो। जैसे आपको पता है कि प्रोग्राम में हर लाइन किस तरह से लिखनी है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर वे होता है जिसको आप सिंटैक्स बोलते हो। अगर आप वो चीज़ फॉलो नहीं करते तो वो सिंटैक्स एरर कहलाती है। इसी तरह से लॉजिकल एरर हो सकती है, मीन्स के प्रोग्राम चल तो रहा है लॉजिकल एरर में बट उसकी आउटपुट रॉन्ग आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर। और ऐसे ही रन टाइम एरर्स हो सकते हैं। तो ये 3 तरह के एरर हैं। पहले हैं सिंटैक्स एरर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप ग्रामर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे प्रोग्राम के अंदर, आपने कोई रूल वायलेट किया है, आपने किसी रूल को तोड़ा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर लाइन के बाद एक सेमीकोलन होना चाहिए, मान लो आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, आपने मान लो कहीं पे कॉमा यूज़ नहीं किया, डबल कोट्स ओपन किए हैं बट क्लोज़ नहीं किए, करली ब्रैकेट एक ओपन की है बट क्लोज़ नहीं की, ठीक है, तो ये सारे सिंटैक्स एरर हैं। देन जैसे यहाँ पे लिखा है टोटल असाइन x प्लस वाई इंटू जेड, जैसे यहाँ पे प्रेंसेस ओपन है, ये वाली ओपनिंग प्रेंसेस डाला हुआ है यहाँ पे x के साथ बट क्लोजिंग नहीं डाला हुआ, ठीक है, तो ये भी एक सिंटैक्स एरर है। मार्क्स इक्वल 25, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ये कॉलन क्यों डाला हुआ है, ये भी एक एरर है। a इक्वल a प्लस बी, ठीक है, ये लाइन तो ठीक है बट लास्ट पे सेमी कॉलन मिसिंग है, तो ये भी एक सिंटैक्स एरर है। रन टाइम एरर जो रन टाइम पे आते हैं, ठीक है, तो इसके यहाँ पे रीजंस दिए गए हैं। पहला रीज़न है रन टाइम एरर का कि जो यूज़र है उसने गलत डाटा एंटर कर दिया है, ठीक है। अब मान लो आप एक इंटीजर रीड कर रहे हो, ठीक है, बट यूज़र ने वहाँ पे करेक्टर एंटर कर दिया, तो अब करेक्टर आपने रीड तो इंटीजर किया है बट यूज़र ने करेक्टर एंटर किया है, तो वहाँ पे डाटा टाइप मिसमैच हो जाएगी, तो वहाँ पे भी एक रन टाइम एरर आ जाएगी। सेकेंड है ए फाइल दैट नीड्स टू बी ओपन कैन नॉट बी फाउंड,
ठीक है, आपका प्रोग्राम मान लो फाइल से रीड कर रहा है या फाइल से डेटा रीड करना है, और जिस फाइल का नेम प्रोग्राम को आपने दिया है वो फाइल वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे भी रन टाइम एरर आएगा। डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय जीरो, जैसे आपको पता है कि आप मैथ्स में किसी भी नंबर को जीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो अगर प्रोग्राम में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसकी वैल्यू, तो अगर प्रोग्राम में जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो फिर आपका जो प्रोग्राम है उसको डिवाइड बाय जीरो का एरर जो है रन टाइम एरर वो शो करेगा। नेक्स्ट है एरे के साथ। एरे होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और उसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, जैसे एरे 5 का है, 10 का, कितना है। अगर मान लो एरे आपने बनाया है 5 वैल्यूज़ का, ठीक है, इसका मतलब है वो 5 वैल्यूज़ ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बट अगर यूज़र जो है उससे ज़्यादा वैल्यू एंटर करेगा, 6 वाली वैल्यू भी एंटर कर देगा, तो वहाँ पे फिर वो एरे जो है आपको रॉन्ग इंडेक्स अगर आप यूज़ करोगे, जैसे 5 इंडेक्स है, इसका मतलब है 0 से लेके 4 तक आप इंडेक्स यूज़ कर रहे हो। बट मान लो यूज़र ने जो 4 के बजाय 5 लिख दिया है या 6 लिख दिया है इंडेक्स, तो फिर वहाँ पे भी रन टाइम एरर आएगा। देन हमारे पास है लॉजिकल एरर्स। तो लॉजिकल एरर्स हैं वो एरर जिनको ना तो कंपाइलर कैच करेगा, ना ही रन टाइम पे वो शो होंगी। आउटपुट भी आएगी बट जो आउटपुट है वो गलत आएगी, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स या कोई भी ऑपरेटर जो है जो गलत लग गया है प्रोग्राम में, उसकी वजह से आपके प्रोग्राम में आ सकते हैं। देन वी हैव द कमेंट्स इन जावा। तो कमेंट आपने ऑलरेडी किया है कि कमेंट आप रीडेबिलिटी के लिए ऐड करते हो प्रोग्राम में, ठीक है। कमेंट प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते, मीन्स के जो भी लाइन कमेंट लाइन है वो यूज़र के लिए है, ठीक है, जो प्रोग्राम को रीड कर रहा है, उसने जो कोडिंग की है उसको समझने के लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, जिसको आप कमेंट्स बोलते हो। तो कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वो कमेंट्स को कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। जितने भी कमेंट्स वाले लाइन हैं उनको इग्नोर कर देगा। अब कंपाइलर को पता कैसे लगेगा कि वो कमेंट है कि नहीं, उसके लिए हम एक प्रॉपर सिंबल्स यूज़ करते हैं कमेंट्स के लिए, और जो भी लाइन उन सिंबल्स के अंदर होंगी कंपाइलर को पता चल जाएगा कि वो कमेंट्स हैं, और फिर कंपाइलर उन लाइंस को कंपाइल नहीं करेगा। तो 3 तरह के कमेंट हैं हमारे पास, एक है ब्लॉक स्टाइल के, सिंगल लाइन है, और डॉक्यूमेंटेशन लाइन है। बेसिकली तो यही होते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट होते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट होते हैं। अभी यहाँ पे ब्लॉक स्टाइल है, ब्लॉक का मतलब है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो आपने सिंबल यूज़ करना है /, एस्टेरिक साइन, इसके बाद आप अपना कमेंट 2, 3, 4, 5 जितनी भी लाइंस में लिखोगे, और देन एस्टेरिक्स और / डाल के उसको क्लोज कर दोगे, तो ये ब्लॉक बन जाएगा, पूरा कमेंट बन जाएगा। तो जो भी इसमें लिखा होगा वो आपका कमेंट होगा। देन है सिंगल लाइन, मीन्स अगर आपका कमेंट एक ही लाइन में है तो आप उसको डबल / के साथ स्टार्ट कर सकते हो उस लाइन को, तो फिर वो कंपाइलर उस लाइन को छोड़ देगा, दैट विल बी ए कमेंट। देन है डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल। डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल में क्या है कि आपका जो कमेंट्स हैं उसमें आप इंडेंटेशन वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपने / यूज़ करना है और डबल एस्टेरिक साइन यूज़ करना है, और उसके बाद आप अपना जो कमेंट है वो लिख सकते हो। तो ये जो कमेंट्स हैं बेसिकली ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं जब आप ब्लू जे में कोई भी क्लास क्रिएट करने के बाद क्लास को ओपन करते हो, तो आपको पता होता है कि उस क्लास में पहले से ही कुछ कोडिंग होती है जिसको हम जनरेट रीड कर देते हैं। तो वो जो कोडिंग है उसमें ऑटोमेटिकली जो कमेंट ऐड होता है ब्लू कलर में टॉप पे, तो उसको हम डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल कमेंट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में अभी के लिए इतना ही है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है 7 नंबर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इस चैप्टर में हमने इनपुट के बारे में सारा डिस्कस किया है कि आप प्रोग्राम में इनपुट कैसे कर सकते हो,
जो कन्वेंशनल वे है वो कौन सा था इनपुट का, और जो इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, पैकेज क्या होते हैं, ठीक है, ये हमने सारा डिटेल में पढ़ा है। जो इनबिल्ट पैकेज हैं या यूज़र डिफाइंड पैकेज है, मैथ क्लास है, ये सारा हमने इसमें देखा है। इसके अलावा जो दूसरी क्लासेस हैं जैसे स्कैनर क्लास है, वो कैसे यूज़ करनी है वो हमने पढ़ा है। और जो एरर्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं वो हमने पढ़ा है। और जो कमेंट्स हैं उनके बारे हमने देखा है। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर।